मॉर्निंग बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपको मुगल काल की मुगल शैली पढ़ाऊंगी। सब पहले मैं ईरानी शैली से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ईरानी शैली से शुरुआत। आज ईरानी शैली की और मुगल मुगल में और ईरानी शैली में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, तुलना, सारी चीज़ें यहाँ पर रीता प्रताप की बुक से बताऊंगे। साथ ही मैं ये चीज़ें बता देना चाहती हूँ बच्चों आपको। देखिए कि मैं जो है आपको राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी पढ़ा दिया हमने, पाल अपभ्रंश पढ़ा दिया, ठीक है, पाल और जैन, ठीक है, जैन, ये सब पढ़ा दिया हम लोग। ठीक है, इस शैली के अंतर्गत ही आती है ना। तो अब हमारी क्या शुरू होगी बच्चों? मुगल शैली। जब मुगल शैली खत्म हो जाएगी आपकी, तब हम आप क्या चलाएंगे? दक्कनी शैली। ठीक है, इसके बाद दक्कनी शैली हो जाएगा। तो जितना भी शैली से प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, तो वो सारे आपके ये जो रीता प्रताप से आप देखिएगा अभी जब मैं पढ़ाऊंगी, तो यहीं से जब आप कहीं से विस्तृत व्याख्या, कहानी या विस्तृत व्याख्या आप समझ लेते हैं, तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ें जितना पूरा डीपली नहीं आप जान पाएंगे। यहाँ से आप पढ़ेंगे तब आप प्रश्नों को कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ आपकी जो है उपयोगी जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं वो कह रही हूँ मेरा पढ़िए करिए। आप अपने से पढ़िए, हमसे पढ़िए, लेकिन जो है ये चीज़ आपसे जो मैं कह रही हूँ बच्चों, आप रिश्ते जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जो है इच्छा जैसे कहे वैसे करिए, ऐसी कोई वो नहीं बात है। आप जो है ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे मैं ये भी बातें साथ में कर रही हूँ कि मैं, आप अगर कहीं भी पढ़िए भैया, जो बच्चों आप लोग विस्तृत पढ़िए, तब आप प्रश्न कर पाएंगे। तो हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथ में देखिए, ये यूथ का है जो बच्चों, यूथ से जितने भी ये दार्शनिक के प्रश्न हैं या प्राचीन इतिहास से, प्राचीन साहित्य से हैं बच्चों, प्राचीन साहित्य के सारे मैं यूथ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को, जैसे कलाकार हैं उसके साथ मैंने जो है पढ़ा दिया। जैसे कई लोगों की पुस्तकें सारी बता दी ना, कथन उत्थान। तो देखिए वो यूथ बुक से मैंने पढ़ाया। और स्तंभ कलाकार से मैंने वन लाइनर प्रश्न पढ़ाया। आधुनिक कलाकारों का मैंने 8 से 10 लोगों का करा दिया है, वो तो आपने देखा। और यहाँ पे ग्रुप भी चल रहा है। और साथ में अब मैं एक चीज़ आपको मैंने लिंक वहाँ पे डाल दिया है, अपने पोस्ट कर दिया है, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने लिंक डाल दिया है बच्चों। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और मैं भरसक प्रयास ये करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकूँ, जिससे मैं खुद अपना जो है हमेशा करती आई हूँ, उस तरह आपको लोगों को भी करवाऊँगी तैयारी। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, हम प्रश्न ज़्यादा नहीं अब यहाँ बातें होंगी, अब हम अपना जो है टॉपिक लिए हैं उसकी तरफ चलेंगे। मुगल काल की चित्रकला है क्या है? 1550 से 1857 ईस्वी तक। कितना है बच्चों? 1550 से। अब देखिए पूछा जाता है कि राजस्थानी और दक्षिणी शैली जो है, दक्षिणी शैली, ये तीनों जो है सात, पहाड़ी अलग हो जाएगा क्योंकि अब देखिए जो 1550 दिया है वो देखिए वहाँ से आपका कहीं 16 से 19 देता है कि नहीं राजस्थानी, ठीक है। और चरमोत्कर्ष उसका हो जाएगा 17 से 18 देता है, होता है ना कि ऐसे देता है ना। तो जैसे इन लोगों का समय एक बराबर चल रहा है तो उसके समकालीन होंगी ना, इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न ऐसे बनाता है। और आपकी दक्कनी का भी वही है, वही, इसीलिए तीनों को लगभग समकालीन बताता है। आदि स्रोत, ये हम ईरानी शैली आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैं जो बाबर और हुमायूं, दो लोगों को एक साथ पढ़ाऊंगी। आदि स्रोत क्या है देखिए, ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म कहाँ हुआ? समरकंद, हिरात में। ये पूछा जाता है ईरानी शैली का उद्भव कहाँ हुआ, तो जन्म स्थान समरकंद और हिरात था। ठीक है, 15वीं शताब्दी से फारस की यह कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई। किसके वंश के? तैमूर वंश के संरक्षण में उसका उत्कर्ष हुआ है। यूँ तो तैमूर वंश विध्वंसकारी और बर्बरता का योतक था, परंतु इस वंश के समान अन्य कोई वंश इतना सभ्य सुसंस्कृत नहीं हुआ है कि जिसमें सभ्य और लोक, क्या देखिए, लोक कहाँ गए, सभ्य कहाँ, हम सभ्य और कला प्रिय शासकों को जन्म दिया। कितना, जैसे इसके समान कोई जो है ये विध्वंसकारी रहा है, क्योंकि जो यहाँ के जो है शासक जो है सारे जो उस तरह बर्बरता के यो तक नहीं दिया ना, लेकिन ऐसा कला प्रिय शासकों को इतना सब किसी ने जन्म ही नहीं दिया है। कह रहा है इस वंश के शासकों ने चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन दिया। तैमूर वंश का पुत्र फारूक स्वयं कवि था। ये पूछा जाता है फारूक क्या था, तो कवि, और उसने अपने दरबारी कवियों और चित्रकारों को आश्रय दिया। पूछा जाता है प्रश्न किसने अपने जो कौन सा जिसने दिया है ईरानी शैली में, तो फारूक है, जिसमें बेहजाद
अब बिहजाद ही देखिए ईरानी शैली का है ना, बिहजाद सबसे उत्तम कलाकार हुआ, जो पहले तो सुल्तान हुसैन बेगरा के दरबारी था, बेगरा के यहाँ दरबारी था, पहले सुल्तान हुसैन बेगरा के यहाँ दरबारी चित्रकार था, और फिर उसकी मृत्यु के पश्चात वह उनकी जब मृत्यु हो गई सुल्तान बेगरा की, तब सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य किया। पहले इनके ये पूछा जाता है बेगरा कहाँ पहले कार्य किया है, तो बेगरा के यहाँ का दरबारी, फिर वो जब मर गए तो सुल्तान शाह इस्माइल के यहाँ संरक्षण में कार्य किया। अब देखिए बिहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात, बिहजाद स्कूल के स्थापना के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को और अधिक उन्नत किया। ठीक है, यही नहीं, फारस के अनुशासकों ने भी चित्रकला के चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया और 16वीं शताब्दी के उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित हुई। कब? 16वीं शताब्दी के तक उच्च ईरानी शैली से, बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ, यही ईरानी शैली देखिए बाद में ना, यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारतवर्ष आई। अब ईरानी शैली के देखिए क्या क्या चीजें बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए मुस्लिम धर्म की शुरुआत के साथ साथ ईरान में जो कला पनपी वह प्रचलित हुई, वह प्राचीन भारतीय चित्रकला की आधारशिला थी। इनमें इनकी गहरी छाप निहित है। इस्लाम में मानव और जीवधारियों को चित्रित करना धर्म निषिद्ध है। देखिए इस्लाम में ये जीवधारियों को जो है चित्रित करना निषिद्ध है, वहाँ नहीं किया जाता है, निषिद्ध कर दिया गया है, ये चीज़ है इस्लाम में। यही कारण है कि चित्रकला में सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों और ज्यामितीय रूपाकारों का अधिक विकास होकर देखिए पूछा जाता है। देखिए किसका इनका रेखाएं हैं क्या है, तो इसमें देखिए इसमें मानव जीवनधारियों को निषिद्ध कर दिया गया, तो यही अलंकार ज्यामितीय रूपाकारों का वहाँ तो प्रयोग होगा। जब यहाँ निषिद्ध कर दिया गया, ये भी प्रश्न बनता है, तो वहाँ किसकी रेखाएं और जो नहीं रहता है अलंकारिक हैं, तो ये सब देता है ना, वही चीज़ देखिए हाँ एकदम उसको कारण भी बता दिया है। प्रारंभ में इस्लामी चित्रकार आकृति चित्रण व जीवधारियों की चित्रण की उदासीन रहे। ठीक है, पहले उदासीन रहे, किंतु शीघ्र ही उनकी धार्मिक कट्टरता शिथिल पड़ गई और यह बंधन टूटते ही पशु पक्षियों मानव कृतियों फूल पत्तियों का अंकन लोकप्रिय हो गया। पहले तो निषिद्ध था बच्चों ना, तो वहाँ पे जो है पहले इनके प्रति जीवधारियों की चित्र उदासीन रहे, किंतु शीघ्र ही धार्मिक कट्टरता जब हट गई, शिथिल पड़ गई, तो ये भी चित्र वहाँ पे बनने लगे, यही दिया है, लोकप्रिय हो गया। तो देखिए तैमूर का पुत्र शाहरुख महान कला प्रेमी था। इसने हिरात नगर को अपनी राजधानी बना। हिरात में कला केंद्र विकसित किया। ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद हुआ। देखिए प्रसिद्ध सही है ना वो ईरानी का शैली का, तो जिसने अपने शिष्यों के साथ समस्त देश विदेशों के तत्वों का समन्वय किया है। समस्त भारत में अकबर के पूर्व जितने भी मुसलमान शासक रहे हैं, उनमें प्रायः सभी दरबारी चित्रकारों में ईरानी शैली में उत्तम कार्य किए। बाबर और हुमायूं के काल में इस शैली को भारत की स्थानीय शैली का पुट भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि नहीं, देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे तो आप लोग भी देखिएगा। वर्ण विधान क्या है? ईरानी चित्रों में सपाट रंग भरने का प्रश्न पूछा जाता है ना। ईरानी शैली के चित्रकार में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या छाया प्रकाश का ईरानी शैली की जो रेखाएं कैसी है, सब चित्रों की रेखाएं कैसी है, तो सपाट रंग की ये प्रश्न बनता है ना। तो देखिए इसकी आकृति में उभार एवं गोलाई का अभाव है। ठीक है, इसमें गोलाई का अभाव है। रंग प्रायः अमिश्रित और चटकीले हैं। पृष्ठभूमि को मंद रंगों में दर्शाया गया है। यहाँ पर चटक रंग नहीं, मंद रंग है। ठीक है, और अमिश्रित और चटके रंग प्रायः अमिश्रित और चटकीले हैं। ये रंग अमिश्रित हैं, जैसे मिश्रण नहीं हुआ है, चटकीले हैं उसमें। और पृष्ठभूमि का रंग जैसे बच्चों एकदम हल्का कलर है, मंद कलर। ठीक है, ये प्रश्न भी बनेगा, आप लोग देखते जाइए। स्थापत्य चित्रकला क्या है? स्थापत्य में क्या क्या है बच्चों? वो तो जैसे रेखाएं का जो है कर दिया है पृष्ठभूमि का। अब इनके स्थापत्य कैसे थे? ईरानी चित्रों में भवन मेहराब जालियों सहित फूल पत्तियों के अलंकरण द्वारा भवनों की नक्काशी युक्त दर्शाया गया। क्या इनमें पच्चीकारी का चित्रण भी भवनों को आकर्षक रूप देता है, जिसमें प्रायः नीले, एक कलर देखिए क्या क्या कलर उसमें हुए हैं, जो है नीले, हरे एवं श्वेत आदि शीतल वर्णों का प्रयोग भी होता है। इन भवनों में चित्रित आकृतियां के वस्त्रों को गहरे रंग से चित्रित करने का, यहाँ भवनों में जो वस्त्र हैं पहने हुए हैं, आकृति जो है, जैसे राजा महाराजा वही न वस्त्र पहनेंगे, तो उनके रंग कैसे हैं बच्चों? रंग गहरे रंग से चित्रित किया है। ठीक है, और पृष्ठभूमि को हल्के, यहाँ भी हल्के रंग वही है ना, स्थापत्य में भी और वहाँ में भी था। भवन के साथ उद्यान चित्रण को सुमधुर कल्पना दिखाई गई है। ठीक है, वो अब देखिए वस्त्रों की यहाँ पे बता रहा है।
अब देखिए वस्त्र क्या है, ईरानी चित्रों में आकृतियों को प्रायः लंबा चोंगा और लंबा और ज़्यादा लंबा लंबा बाधा एवं पगड़ी, देखिए इनका पहने अंकित किया गया है। चोगा और लंबा बाधा वही जो इन लोग का जो है पहनावा है, पगड़ी। इससे 15वीं शताब्दी में कूलेदार साफा भी प्रचलित था। साफा नहीं बांधते थे सर पे, उसी को तो साफा कहते हैं बच्चों। ये साफा जो है सर पे बांधा जाता है और पगड़ी भी वही है, ठीक है। जैसे पगड़ी और साफा दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि वहाँ दोनों देखिए ये अलग कर दिया है ना, तो 15 को साफा भी बांधा जाता है, ये कह दिया ना। अब देखिए छोटी छोटी विशेषताएं वहाँ आपसे पूछ देता है, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। देखिए अब आकृतियाँ कैसी हैं, ईरानी चित्रों में मानवकृतियाँ बड़ी कोमल और नाजुक बनाई गई हैं, ठीक है। उनके चेहरे छोटे व प्रायः गोल। अब देखिए 2.25 चश्म के, एक प्रश्न आपका यही आता है कि कहाँ 2.25 चश्म के जो है चेहरे पाए जाते हैं, तो आपके वहाँ प्रश्न बनता है कि नहीं ईरानी शैली में, और 2.25 चश्म शीतल वासल, शीतल वासल, शीतल वासल दोनों में आपके 2.25 चश्म चेहरे बनते हैं। यहाँ प्रश्न में देखिए है भी, जिन पर पतली गर्दन, छोटी आंखें, पतली नाक व होठ, फूले फूले कपोल तथा गोल चिमुक का अंकन हुआ है, ठीक है। ये इनके वहाँ के जो है चेहरे की बनावट है। जैसे मेवाड़ की हो गई, मोटी राग, ये सब यहाँ की विशेषताएं हैं ईरानी शैली की। क्या क्या है बच्चों, पतली गर्दन होगा, छोटी आंखें हो गई, पतली नाक हो गई, जैसे राजस्थानी का नहीं, सब इसमें इसकी विशेषताएं हैं। नाक, होठ फूले फूले, कपोल गोल, चिमुक के का अंकन है। देखिए गठनशीलता का यहाँ अभाव है, यहाँ पे गठनशीलता का अभाव पूछेगा, किस चीज़ का अभाव है, तो गठनशीलता के। स्त्री तथा पुरुष आकृतियों में रूपांतर उनके ये बता रहा है कि स्त्री और पुरुष में जो है रूपों में अंतर उसके किस माध्यम से किया गया है, तो उनके केश विन्यास। अब देखिए दाढ़ी मूंछों यौन ब्रस्तों से पृथक दर्शाया गया। अब देखिए स्त्री का केश विन्यास लंबा होगा और पुरुष में दाढ़ी मूंछें होंगी, और वस्त्र भी अलग अलग दोनों लोग पहनेंगे, तो इस इनकी आकृतियों को यहाँ के पुरुषों उस आधार पर दर्शाया गया। अन्यथा उनकी शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं दर्शाया गया। जैसे जो शारीर की रचना होती है बच्चों, जैसे हर चीज़ में तो ठीक है, केश विन्यास और वस्त्रों में, लेकिन जो एक बनावट होती है जैसे लंबाई या फिर मोटाई, उस चीज़ों में कोई भेद नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए लेख क्या है, ईरानी चित्रों में चित्रकारों के नाम, चित्रों के विषय संबंधित विवरण तथा कविता आदि आकाश वाले भाग में या फिर आयताकार आकाश वाले भाग में, देख लिए आयताकार सफ़ेद पट्टी बनाकर उनके ऊपर अंकित करने की प्रथा प्रचलित थी। लेख जो है यहाँ पे था। अब हाशिए कैसे थे बच्चों, देखिए हर चीज़ अलग अलग यहाँ बताया। हाशिए, ईरानी चित्रों के चारों ओर हाशिए बनाने की प्रथा अत्यधिक, हाशिए आता है ना तो प्रचलन था। चित्रों में हाशिए को सुंदरता से सजाया जाता था, जो अलंकारिक अभिप्रायों, आर्किटेक्ट दृश्यों, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों को अलंकृत किया जाता है। इन हाशियों में सुनहरे काम की बहुलता है आता है ना, जो है यही अपभ्रंश में भी सुनहरे और ईरानी में भी सुनहरे, देखिए हाशिए की बहुलता है। ये प्रश्न बना कि नहीं आप देख लीजिए, प्रश्न सारे यहाँ से बन रहे हैं जो आप लोग देख भी रहे होंगे। रेखांकन कैसा है बच्चों, रेखांकन का बता रहा ईरानी चित्रों में अजंता का प्राचीन, देखिए ये जो रेखाएं जो पूछता है जो है अजंता में भी रेखा तो यही दिया है। देखिए ईरानी चित्रों पर अजंता की प्राचीन भारतीय रेखांकन शैली तथा चीनी कला की छाप है, ठीक है, इसकी छाप है, अजंता के भी इसकी छाप है। साथ ही इस शैली को इस्लामी सूक्ष्म नक्काशी का भी प्रभाव है, ठीक है, भी प्रभाव आता है। ईरानी चित्र रेखा प्रधान है। अब देखिए ईरानी चित्र कैसा पूछा जाएगा, तो रेखा प्रधान। आपकी अजंता भी वहाँ रेखा है, इसमें बारीक रेखाओं का प्रयोग है, ठीक है, बारीक। इस शैली में रेखाओं की विशेषता है वे सपाट, इसकी ये विशेषता है, देखिए सपाट कोड़ी एवं कोड़ी है न कि भारतीय शैली जैसी गोलाई ली है। ये भारतीय शैली जो है आपकी गोलाई ली है। ये प्रश्न देखिए भारतीय शैली और ईरानी शैली के क्या है बच्चों, सपाट एवं कोण युक्त है। ये प्रश्न पूछेगा तो भारतीय शैली का गोलाई लिए होगा, और इसका जो है ये दो प्रश्न बने। अलंकार प्रधानता क्या है इसमें, 8वां इसकी विशेषता यह है, देखिए अलंकार प्रधानता क्या है। ईरानी चित्रों में भावा विभक्ति की ये क्या हो भावा विभक्ति की अपेक्षा अलंकारिता का प्रभाव अधिक हुआ। वस्त्रों की बनावट तथा फरहान यथार्थ न होकर अलंकारिक सौंदर्य लिए हुए हैं, ठीक है। ये जो है वस्त्रों की बनावट फरहान न लेकर अलंकारिक लिए हैं। यही बात है कि प्रकृति चित्रण में भी यहाँ दर्शित होता है। पेड़, बादल, पर्वत अलंकारिक ढंग से चित्रित किए गए हैं, जिसमें चीनी अभिप्राय स्पष्ट दिखाई देता है इसमें ना। ये चीज़ बता रहा था प्रकृति का अंक केवल पृष्ठभूमि के रूप में न रहता है अथवा स्थानगत विशेषताओं को अंकित करता है। जैसे स्थान रहते हैं वैसे स्थान उसकी पृष्ठभूमि जो उसको अंकित करता है।
पृष्ठभूमि हुई तो स्थान को अंकित करेगा बच्चों। देखिए पृष्ठभूमि स्थान को होता है। स्थान देखिए सजीव, प्रकृति सजीव होकर मानवीय क्रियाकलापों को सहयोग नहीं करती है। इसमें दे दिया है सजीव न होकर मानवीय सहयोग नहीं कर रही है इसमें। अब परिप्रेक्ष्य कैसे बने हुए चित्रों में प्रायः, परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषता है इसमें, चित्रों में प्रायः उचित क्षैतिज का प्रयोग किया गया। ऊंचे ऊंचे भूमि, जलाशय, आशय, कालीन, कब्र आदि आकाशीय परिप्रेक्ष्य तथा आकृतियां, वृक्ष, पर्वत, देखिए भवन आदि सम्मुख परिप्रेक्ष्य में चित्रित है। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाता है ना, वही चीज बता रहा है हाँ चित्रों में। अब देखिए इससे मुगल ईरानी और मुगल की तुलना ये बता रहा है। ईरानी शैली में क्या है और मुगल शैली में क्या है, उससे तुलना कर रहा है। दो शैलियों में अंतर बता रहा है, ठीक है। मुगल शैली में ईरानी प्रभाव होते हुए भी वह ईरानी शैली से पूर्णतः भिन्न थी। इसमें ईरानी प्रभाव था लेकिन ये पूर्णतः भिन्न थी। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव है, ठीक है, मिश्रित रंगों का अभाव है और रंगों को प्रायः सपाट भरा गया है, इसका अभाव है, ठीक है, ये बता रहा है। ये वाला प्रश्न बनेगा। और सपाट रंग भरा गया है जिसमें छाया प्रकाश एवं उभान नहीं दर्शाया, छाया प्रकाश इसमें नहीं दर्शाया गया। जबकि मुगल शैली में बच्चों ये छाया प्रकाश देखिए वहाँ मेन है कि नहीं, सिद्धांत का पालन हुआ है। आपसे हो तो प्रश्न पूछा जाता है छाया प्रकाश और पर्दाज कहाँ है, तो मुगल शैली में। इसमें क्या है, सपाट रंग योजना है, उभान नहीं दर्शाया गया, छाया प्रकाश इसमें नहीं, ये प्रश्न बना है। तो देखिए मानव कृतियाँ एवं मानव रूपाकारों में गोलाई एवं उभार लिए हुए विविध रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें देखिए इसमें कोड़ी रेखाएं थी, ठीक कि नहीं, आगे आपने देखा। और इसमें क्या है बच्चों, मुगल में जो है इसमें गुलाई लिए रंगों को तानों के माध्यम से दर्शाया गया, जबकि ये मुगल का बता रहा है, ये इधर का ईरानी का था, ठीक है। अब देखिए तीसरी विशेषता क्या है, ईरानी शैली में प्रकृति तथा पृष्ठभूमि को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है। पेड़ों को, पत्तियों को, बादल के चित्रों, चीनी, तुर्की और मंगोली प्रभाव झलकता है। जबकि ये प्रश्न ईरानी का था, जबकि मुगल शैली में प्रकृति को यथावत एकदम यथार्थ उभारने की कोशिश की गई। इसमें क्या किया गया बच्चों, अलंकार के रूप में। और चीनी, तुर्की, मंगोलों का प्रभाव झलकता है इनकी अलंकार के रूप में, इसमें यथावत चित्रों को उभार दिया गया है। अब देखिए क्या हो गया, ईरानी शैली में मानव कृतियों को मुखाकृतियों को पौने दो चश्मे तथा सम्मुख चेहरों की अधिकता है, एक सम्मुख चेहरों की अधिकता है। जबकि मुगल शैली में एक चश्मे एवं 1.5 चश्मों की बहुलता है। देखिए आपसे राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी बच्चों, ठीक है, राजस्थानी और ये अकबर जो है, अभी हम इनका बताते हैं टेक्स्ट से। और ये जो है मुगल में देखिए अकबर का जो है कुछ देता है जो 1.5 चश्मे से रहता है, बाकी सारे मुगल 1 चश्मे के रहेंगे। देखिए कैसे आप लोग याद रखें, राजा भी एक ही होता है आपका, ठीक है, राजा एक होता है तो 1 चश्मे याद रखिए इसको ना। और फिर देखिए मुगल काल में प्रतापी राजा सबसे अकबर ही था ना, तो आप ऐसे याद रखिए, अकबर से दोनों प्रश्न बन जाएंगे कि अकबर काल में जो चित्र बनते थे काफ़ी 1.5 चश्मे के बनते थे, ऐसा है। और देखिए मुगल काल की जो है चेहरे कैसे है, 1 चश्म, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि राजा एक होता है तो राजस्थानी शैली में 1, और बाकी ईरानी शीतल शैली में 2.25 चश्मे हो जाएंगे। और पाल, जैन जो है ये सब अभ्रंश उसमें 1.25 चश्मे हो जाएंगे। जैसे पाल हुआ, जैन हुआ और अभ्रंश, यही है ना सब, ये जो है बिगड़ा हुआ रूप है इसका। तो देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, 1.25 चश्मे है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिए अब यहीं आ जाएगा, यही शैली का बता दे रहे हैं। फिर आपके देखिए आ ही जाएगा कंपनी शैली बच्चों। कंपनी शैली में 1.5 चश्मे, क्या 1.5 चश्मे, 1.5 चश्मे हो जाएंगे। ये चीज़ें भी आप लोग याद है। कंपनी में जो लोग जो यहाँ जो अधिकारी थे, जैसे कि काफ़ी बिगड़े हुआ स्वरूप, वो कोई चीज़ को 1 रुपए में न बेचकर, ऐसे 1 रुपए में न बेचकर उसका डबल 1.5 रुपया मांगते थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंपनी शैली 1.5 चश्मे हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, ऊपर चला गया क्या बच्चों, हाँ ये हो गया ना, 1.5 चश्मे की बहुलता थी। अब देखिए क्या हो गया, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ऐसे आप लोग याद रखिए। देखिए वहाँ चश्मे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ईरानी शैली में वास्तु को अनेक प्रकार के रंगों की नक्काशी सहित आकर्षक रूप से चित्रित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जालियां, मेहराब तथा फूल पत्तियों को अलंकारिक अभिप्राय बहुत परिश्रम और भवनों को दीवारों पर नीले, गहरे और श्वेत रंगों को अंकित किया गया। यहाँ तक ईरानी शैली की विशेषताएं थी, देख लीजिए यहाँ तक कितना था। जबकि दोनों की तुलना यही कर दिया है। जबकि मुगल शैली में भवन संगमरमर व सफ़ेद, कहीं कहीं लाल रंग जो दिल्ली व आगरा से दुर्गों में हुआ है। ये भवन
समसामयिक मुगल भवन शैली में बनाए गए हैं, जो गुंबद, मेहराब और बाहरदीवारी छज्जों और जालियों चबूतरों का प्रयोग किया गया। इसमें क्या क्या किया गया था आप लोग देखिए, इसमें देखिए जालिया, मेहराब, नक्काशी, फूल पत्ती, अलंकारिक रूप से, ठीक है। इसमें आपने दिया है कि यथार्थवादी हुआ है मुगल शैली में, आपने आगे देखा ही है उसमें ना। और देखिए उद्यानों के साथ चित्रित के स्तंभों पर सजावट, दुर्गों के विशाल द्वार पर कोटे, अंगूर की बुर्जियां मुगल दुर्गों की विशेषताएं थी जो यथोचित रूप से चित्रित है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ईरानी शैली में चित्र संयोजन सरल रूप से बनाया गया है। अब चित्र संयोजन कैसा हुआ है? सरल, जबकि मुगल शैली में चित्र संयोजन के रूपाकारों में भीड़ भाड़ है। यहाँ सरल है रूप संयोजन जो है बच्चों, यहाँ भीड़ भाड़ दर्शाया गया है। ये प्रश्न बनते हैं कि जो है कैसे रूपांकार, तो भीड़ भाड़ युक्त है, ठीक है। ईरानी शैली में मानव कृतियों द्वारा पहने वस्त्रों को फरहान तथा एवं शिकन नहीं है। क्या है उसपे? फरहान और शिकन नहीं है। जबकि जैसे चेहरा होता है, चेहरे पे जैसे भाव होते हैं ना, वो शिकन ये बता रहा है, शिकन नहीं है। जबकि मुगल शैली में यह बड़ी स्वाभाविकता से दर्शाया गया है। जैसे जब हाँ वैसी चीज था, वस्त्रों फरहान में शिकन नहीं है, जैसे इस तरह नहीं है एकदम। जैसे शिकन का मतलब जैसे कि यहाँ वस्त्रों से कह दिया है फरहान, जैसे सिलवट उलवट है क्या, इसमें अजीब शब्द भी हैं कुछ, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आता, ऐसे ऐसे शब्द यहाँ दिए हैं बच्चों, कभी देखिए। और फरहान में शिकन नहीं, अब ऐसे होगा। इसमें क्या है, जबकि मुगल में वस्त्रों में जैसे कोई अच्छे से वस्त्र है, ये चेहरा नहीं है, सॉरी मैंने इसको चेहरा बता दिया आपको। तो ये वस्त्रों के जो है, जो जैसे सिलवट उलवट होती होगी वही बता रहा शिकन ना, जैसे सिलवट रहती है तो उस तरह देखिए शिकन नहीं है, कोई उसकी बनावट होगी दर्शित। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं तो थोड़ा समझ ही में नहीं आता उसका अर्थ क्या है। देखिए होता है ना कभी कभी, ईरानी शैली में परिप्रेक्ष्य का भी अभाव है, इसमें क्या है, परिप्रेक्ष्य का भी अभाव है। जबकि मुगल शैली में एकदम दृष्टि परिप्रेक्ष्य एवं स्थित जन लघुता का सुंदरता से समावेश किया गया है। देखिए इसमें परिप्रेक्ष्य का अभाव है, तो आपने देखा ही था आगे, इसमें एकदम जैसे परिप्रेक्ष्य जैसे नहीं, कोई चीज एकदम स्थित जैसी है वैसी सुंदरता से समावेश किया गया, जैसी स्थित है उसी तरह से। यूरोपीय प्रभाव के कारण रेखीय और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य भी उत्तम है, ठीक है। यहाँ पर यूरोपीय प्रभाव के रेखीय और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य भी उत्तम है, मुगल का बता रहा, उधर ईरानी का था। ईरानी शैली में विषय वस्तु व विविधता का अभाव है। किसका अभाव बच्चों? विषय वस्तु। जबकि मुगल शैली में विषय वस्तु की विविधता नहीं है, वह भारतीय कथाओं को भी, अब देखिए यहाँ पे था ना, सारे अकबर ने भारतीय कथाओं का वहाँ पे प्रमुखता से चित्रण कराया था। यहाँ पे क्या था, विषय वस्तु की विविधता का अभाव है, ठीक है। कोई विषय वस्तु ज्यादा यहाँ पे नहीं है, विविध ये सब बता दिया गया है ईरानी शैली में। ईरानी शैली की रेखाएं, ये पूछता ना, कोड़ी घूमती हुई है, जबकि मुगल शैली में रेखाएं गोलाइली। ये प्रश्न पूछेगा इसकी कैसी है कोड़े, और आपकी मुगल शैली की रेखाएं कैसी हो बच्चा? गोला ऐसे गोलाइली, ठीक है। ये वाली चीज गोलाई, और कोड़ी में ऐसे हो जाएगा ना, कोड़ ऐसे कोड़ बनता है ना, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ? गति। अब देखिए गति और प्रभाव का समावेश है। अब गोलाई जब रेखाएं होती हैं तो क्या आप लोग रेखाएं पढ़े ना कि ये जो है गति कर रही है, एकदम गोल गोल घूम रही है, तो क्या होंगी बच्चों? गति कर रही है, ये तो अपनी गति पे घूम रही है गोलाई लिए हुए, तो क्या चीज हो जाएगा बच्चों? कोण जैसे है, ये कहाँ गति करेगा? यही तो कोण है ना, जो आप लोग वहाँ गणित में पढ़ते हैं, इसी को कोणी रेखाएं हैं। देखिए तो इसमें गति का समावेश है। ईरानी शैली में लेख संयोजन के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। आलेख के स्थान में ही कविता व लेख सपाट रूप से समतल पट्टियों पर अंकित किए गए हैं, जबकि मुगल शैली में लेख संयोजन परंपरा अकबर के काल तक ही रही है। इसकी अकबर के काल तक ही ये संयोजना रही है, जो बाद में इसका प्रचलन समाप्त हो गया 11 तक। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, अभी कितना बचा है, बस यही लास्ट हो गया है, बस खत्म हो जाएगा बच्चों। लेकिन आप इसको पढ़िएगा, देखिए आप अपने से भी देखिए, इसको देखिए कितना अच्छा, सारे प्रश्न यही से बनेंगे ईरानी शैली में। और वन लाइनर प्रश्न भी आपको पढ़ाऊंगी। मुगल काल का जन्म, उन्नयन एवं पतन मुगल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ ही निहित है, ठीक है। इसका मुगल कला का महत्व बता रहा। मुगल शहंशाहों द्वारा प्रोत्साहित कला में बाबर ने से लेकर जहांगीर तक है विश्व। अब जहांगीर तक ही तो था, जब शाहजहां का समय वहाँ आया तभी तो शुरुआत शुरू हो गई थी इसका कला का पतन का। और औरंगजेब के समय एकदम लास्ट हो गया लगभग, वैसे उन्होंने औरंगजेब ने वहाँ कला पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। चित्र शैली के रूप में मान्यता प्राप्त की है कितना, यही विश्व में, यही जहांगीर तक में ही शैली ने महत्वपूर्ण से मान्यता प्राप्त की। आज भारतीय चित्रकला, यही जहांगीर ही तो सबसे अच्छा चित्र को चित्र समझता था। आज भारतीय चित्रकला के संदर्भ में मुगल चित्रों के अनेक कारणों में महत्वपूर्ण है।
अब देखिएगा बच्चों, यहाँ तक हमने, हाँ, प्रथम प्रथम जो इस कला के माध्यम से देश और धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एक सूत्रता की पृष्ठभूमि मिली है। दूसरा, इस कला में अपने विकास एवं निर्माण में बाहरी कला शैलियों के साथ समन्वय किया। अनेक कला प्रेमी मुगल शासकों ने भारत की पुरातन कला की थाती संरक्षण ही नहीं अपितु संवर्धन में भी दिया है और भारतीय पौराणिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र बनाए हैं। ठीक है, यहाँ आपने देखा ही था, ये वही चीज बता रहा है कि अकबर जो था यहाँ पे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर भी आधारित चित्र बनवाया था कि नहीं, यही यही चीज यहाँ पे वो उसकी व्याख्या कर रहा है। इसके यहाँ यहाँ पर सांस्कृतिक एकता को बल दिया है ना। अब ये दीन इलाही जो धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, ठीक है, जो ये चलाया था बच्चों, ये क्या था, सभी धर्मों का मेल ये था। इसमें सभी जो है, ये धर्म जो है, सभी धर्मों का मेल ये अकबर कराया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सांस्कृतिक एकता को बल मिला है। ये देखिए, यहाँ न हिंदू न मुस्लिम न कोई चीज़, सभी धर्म बराबर है, दीन इलाही। देखिए, इस प्रकार मुगल चित्रकला में भारतीय चित्रकला में अनेक प्रगतिशील तत्वों का समावेश किया गया है और अंकन और अलंकरण और रंगाभरण की दृष्टि से भी इसमें आलोक प्रदान किया। इसमें देखिए, यहाँ आलोक, वहाँ क्या था, सारी चीज़ें आपने देखा है कि वहाँ जो है ईरानी शैलियों में मंद जो पृष्ठभूमि थी बच्चों, और यहाँ क्या थी, उसका उल्टा था। सारी विशेषताएं ईरानी शैली की मैंने बता दी। अगली क्लास मेरी जो बच्चों, बाबर और हुमायूं दो कलाकारों को मैं आपको बाबर और हुमायूं से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। और प्लस जो है राकेश गोस्वामी सर से मैं वन लाइनर प्रश्न भी करवाऊंगी। राकेश गोस्वामी, ठीक है, ए हो गया। फिर इसके बाद जितना राकेश गोस्वामी सर में वन लाइनर प्रश्न है वो, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना बनते हैं यूथ, और इसके मिला के इनका सारा मैं करवाती जाऊंगी। और धन्यवाद आप सभी का। और साथ में बच्चों, आप लोग जो है कमिटी पोस्ट भी हमारा देखिए, वहाँ बहुत ही जो है यूथ बुक से मैं वहाँ बहुत चुने हुए प्रश्न डाल रही हूँ। अगर यही कमिटी पोस्ट में आप एक चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में सेट हो रहा है। जैसे मैं नहीं बता रही मीरा मुखर्जी का, मैंने अशोका और कलिंगा, हार्वेस्टर का, मैं यहाँ पे कुछ अलग से चीज़ें, जैसे एक चीज़ नहीं, वहाँ पे दो चीज़ों को जोड़कर वहाँ कमिटी पोस्ट में दे रही हूँ, उसको भी देखिए। एक ही मिनट में आपके एक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो वहाँ जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, जरूर रहेगा कि मैंने वहाँ पर प्रश्न टिक किया था, नहीं ये चीज़ था। तो प्रश्न को उस तरह भी याद हो रहे हैं, कई तरीके जो आप लोग, और क्विज आप लोग कर ही रहे हैं। क्विज में आप लोग, जब आपको विस्तृत जानकारी रहेगी बच्चों, विस्तृत जानकारी किसी के प्रश्न कहीं से भी बनेगा तो आप वहाँ तुरंत जाएंगे। जब आप केवल प्रश्नों को रटे रहेंगे, तब आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे, वहाँ आप कंफ्यूज होंगे। इसीलिए जो भी पढ़िए एकदम निश्चित तरीके से पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग अपनी सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए बच्चों। और जो है देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी तो कर दे, एक ही बार होगा तो देखिए शेयर कर दिया करिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।